एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, ये हमारे क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ये हमारा बेसिकली इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग अपने पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे, है ना। तो हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में एक बेसिक सा आइडिया देख लिया कि हमारे बेसिकली 5 तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, उनकी वजह से क्या क्या डिजीजेज होती हैं, बेसिक सी कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं हमने ये देख लिया। फिर हमने उनके बेसिस पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने लग सकते थे हमने उतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाए। ये सब सारे के सारे हम लोग वीडियो नंबर 2 की बात कर रहे थे, ठीक है ना। अब हम लोग जो बात करेंगे वो आगे इसके जो टॉपिक है हम उनकी बात करेंगे। तो अब देखो, हमें एक बेसिक सा आइडिया हो गया है, हमें एक बेसिक सी बात पता चल गई है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। तो अब हम उन्हीं को बारी बारी से डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और हम एक ऐसे भी ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। PDF जो है वो आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलो समझते हैं जरा कि ये हमें क्या चीज़ बताना चाहता है। देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। तो हमें पता है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 2 तरीके से क्लासीफाई कर रहे हैं। मेरी बात को सुनना, हम इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं, 2 तरीके से क्लासीफाई कर रहे हैं। पहला, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए क्या है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जो हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है, यूजफुल है बहुत ज़्यादा। और दूसरा, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, हार्मफुल है। तो हम 2 तरीके से अपने इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर रहे हैं, देखना, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अभी हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। दैट मीन्स यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अब इसके अंडर में देखो हम लोग क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। तो हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल है। तो अभी हम एक क्विक समरी देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग हर एक की डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि किससे क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर हम बात करें, सबसे पहला हमारा जो है क्या हमारे लिए वो कैसे यूजफुल है। तो पहले कहता है कि इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड ब्रीड केक। सही बात है, कितनी आसान सी चीज़ है याद। अब कोशिश करो कि जब वीडियो को देख रहे हो तो कोशिश करो याद भी होता चले, ये सब सारी चीज़ें आपको क्या होती चले, याद भी होती चले, ठीक है। तो इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड ब्रीड केक एटसेट्रा, अभी हम इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा, और कैसे हमारे लिए यूजफुल है, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। भाई हमारे लिए तो नहीं, लेकिन एक तरीके से ये हमारी हमारी कंट्री में ये एक तरीके से इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है कि नहीं भाई। अल्कोहल लोग पीते हैं, पैसा देते हैं, गवर्नमेंट को पैसा जाता है। चलो, तो फिलहाल हमें उस सब बातों पर नहीं जाना। हमने ये समझ में आया कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए अल्कोहल बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और कैसे कर भाई, इन द क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। भाई ये इन्वायरमेंट को भी तो क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं क्लीन रखने में। कैसे, तो भाई डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब ऐसा होता है कि जिसको हम डिके कर सके। ऐसा नहीं कि वो डिके ही, जैसे प्लास्टिक इनऑर्गेनिक है, मतलब वो डिके नहीं होगा, ठीक है ना, वो सड़ेगा ही नहीं कभी। लेकिन अगर कोई एनिमल मरा हुआ है, कोई प्लांट्स है, तो धीरे धीरे करके डिके हो जाएगा और वो एनवायरनमेंट से साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें भी हेल्प करते हैं। तो तीसरी बात समझ में आ गई। चौथी बात है इन मेडिसिन। भाई हम लोग जो भी आज मेडिसिन जो खा पी रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं खा करके, हमारे जो डिजीजेज हो, जैसे बैक्टीरियल डिजीज, बहुत सारी तरीके की डिजीजेज होती हैं, तो उन सब डिजीजेज से हमें क्या मिल रही है, हमें मतलब डिजीजेस से हमें मेडिसिन का हेल्प, मतलब हम डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन का हेल्प लेते हैं। और जिस मेडिसिन का हम हेल्प ले रहे हैं वो मेडिसिन भी बनाई जा रही है हमारी किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ओके। और क्या है, एग्रीकल्चर के रूप में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे अपने हम खेतों में, तो खेतों में कैसे भाई, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को खींचते हैं मिट्टी में, उसको मिक्स करते हैं। याद रखना मेरी बात, एक बात सुन लो ध्यान से, प्लांट कभी भी नाइट्रोजन एज अ गैस के फॉर्म में नहीं लेता ना, तो वो क्या बनाता है, याद, ये बात को याद रखना, इसको चाहो तो कहीं कॉपी पर लिख लो। जो प्लांट है वो नाइट्रोजन का कंपाउंड लेता है। मैंने कहा नाइट्रोजन गैस लेगा क्या प्लांट, नहीं। अरे यार, अगर उसे नाइट्रोजन गैस ही लेना होता, जरा गेस करो, अगर उसे नाइट्रोजन गैस ही लेना होता तो वो क्यों एटमॉस्फेयर से ही नहीं ले लेता अपने लीव्स के थ्रू। लेकिन नहीं, प्लांट्स को नाइट्रोजन एज अ गैस के फॉर्म में नहीं चाहिए, ठीक है। प्लांट को नाइट्रोजन एज अ उसके कंपाउंड के फॉर्म में चाहिए। तो हम कहते हैं कि हमने नाइट्रोजन के कंपाउंड बना दिए, जैसे हमने नाइट्रेट बना दिया। तो नाइट्रेट क्या है, नाइट्रेट नाइट्रोजन का कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होता है कि जब दो
या एक से ज़्यादा एटम, है ना, दो या दो से ज़्यादा एटम जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, सेम काइंड के या डिफरेंट काइंड्स के, तो क्या बनते हैं, हमारे कंपाउंड्स बनते हैं। ये क्लास 9 में पढ़ोगे, बट फिलहाल इतनी सी बात याद रखो, कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि मेरे पास एक कोई एटम है, एक कोई दूसरा एटम है, ठीक है, और भी कोई एटम है, ये सब आपस में मिल गए आपस में, ऐसे समझ लो। तो ये क्या बना, एक कंपाउंड बना। तो प्लांट्स को यही चाहिए, प्लांट्स को कंपाउंड चाहिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इन द प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है, इन एग्रीकल्चर इंप्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। मैंने भी भाई एक्सप्लेन किया है, क्लियर है बात। आई होप कि ये जो 5 चीज़ें हैं वो आपको याद हो गई होंगी, है ना। बस जल्दी जल्दी याद कर लो। देखो कैसे, मेडिसिन के फॉर्म में, उसके बाद हम लोग इसको यूज़ करते हैं एज अ एग्रीकल्चर के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हेल्पफुल होते हैं, हम इसे यूज़ करते हैं एज अ प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, चीज़ वगैरह, ये सब बनाने के लिए। उसके बाद हम लोग इसको यूज़ करते हैं, और कहाँ हमारा हो गया, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट हो गया, और प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, जिससे सरकार को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ऐसे याद रख लो भाई, अल्कोहल से सरकार को फायदा होता है क्योंकि बहुत सारी रेवेन्यू मिलती है सरकार को। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे इनके डिटेल, हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना। हम लोग बात करते हैं पहले फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसी को बोला जाता है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की देखो अगर हम बात करें तो पहला इसका जो यूजफुलनेस है वो कहाँ है, डिटेल में पढ़ेंगे, इन फूड प्रोडक्शन। तो पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं भाई, हम लोग बात कर रहे हैं फूड प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फूड प्रोडक्शन में देखो क्या क्या, वही क्या बनाएंगे हम लोग, कर्ड बनाएंगे। अच्छा, कर्ड बेसिकली देखो क्या होता है, कर्ड में आपको बस ये याद रखो, कर्ड में आपको ये याद रखना है कि कर्ड जो होता है ना, कर्ड में लैक्टोबैसिलियस नाम का बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जिससे दूध से जो कर्ड बनता है वो लैक्टोबैसिलियस की बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। तो प्रमोट द कर्ड फॉर्मेशन बाय द मल्टीप्लाइंग इन मिल्क। ये जो लैक्टोबैसिलियस है, ये अपने आप को उस कर्ड में क्या कर लेता है, मल्टीप्लाई कर लेता है, मतलब ढेर सारे अपने एक जैसे कॉपीज को बना लेता है। दैट मीन्स कह सकते हो कि उसका बच्चा मतलब ढेर सारा कर लेता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है, और क्या चीज़ है, जैसे देखो हम लोग बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं या पिकल्स हम लोग जो बनाते हैं, इन सब चीज़ों के लिए, है ना। एंड फर्मेंटेटेड फूड, अब यहाँ पर एक चीज़ वर्ड आ रहा है फर्मेंटेटेड फूड, इसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। फूड आइटम लाइक रावा, इडली, सूजी वगैरह जो हम लोग बनाते हैं, भटूरा वगैरह जो बनाते हैं, तो उसमें भी हम लोग ईस्ट का क्या करते हैं, या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ईस्ट इज हेल्पफुल फॉर दी फर्मेंटेशन। देख, ठीक है, हम लोग वही भटूरा अगर बनाना हुआ, इडली बनाना हुआ, तो हम ब्रेड बनाना हुआ, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ईस्ट का यूज़ करते हैं। ईस्ट आपको पता है कि ईस्ट क्या करती है, वो जैसे अगर हम किसी भी आटे में या मैदे को मिला करके उसमें ईस्ट डाल दे, जो कि आपकी एक्टिविटी बुक में भी है, आपकी वो बुक में भी है, तो वो जो उसको फिर छोड़ दो आप 1-2 घंटे के लिए, तो देखोगे कि जो आटा है वो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, मतलब अभी वो छोटा सा था और वो बड़ा सा हो जाता है। तो क्या होता है, उसके अंदर CO2 गैसेज आ जाती है, वो चीज़ अभी हम लोग आगे भी देखेंगे। तो याद रखना ईस्ट, ये सब अभी हम लोग बात कर रहे हैं फूड प्रोडक्शन की। देखो हमने बहुत ही एकदम वैरायटी में इसको बांट दिया है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, ईस्ट। तो ईस्ट में जनरली ईस्ट करता है क्या, फर्मेंटेशन करता है। अब ये फर्मेंटेशन क्या है, इस चीज़ को भी हम लोग आगे भी देखने वाले हैं। अच्छा, अब ये ईस्ट वर्क कैसे करता है, तो मैंने आपको बताया कि ईस्ट प्रोड्यूसेस रैपिडली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्या कौन सी गैस का नाम याद रखोगे, कि जो ईस्ट है वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है, वो जो ईस्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमें जो मैदा है या जो आटा है वो हमें फूला हुआ नजर आता है। तो ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन बबल्स ऑफ गैस फिल द डफ एंड राइज इट, ठीक है। तो जो ईस्ट होता है, जब ऑब्वियसली बात है, ईस्ट में पता है कि ईस्ट हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि लिविंग थिंग्स है, और ऑब्वियस बात है अगर वो लिविंग थिंग्स है तो वो सांस लेगा और फिर सांस छोड़ेगा भी। तो जब वो सांस को रिलीज करेगा तो ऐसा वो क्या कर रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से वो जो हमारा डफ है वो क्या हो गया, फूल गया। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ये इस सब टाइप के जो मटेरियल होते हैं वो नहीं खाने चाहिए। रीज़न यही है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स है। अच्छा, अब व्हाट इज समझते हैं कि व्हाट इज फर्मेंटेशन। देखो फर्मेंटेशन, हम लोग बार बार ये वर्ड आ रहा है कि ये फर्मेंटेशन क्या है, तो सीधा सा मतलब है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। ईस्ट ही कर रहा है ये फर्मेंटेशन, है ना। शुगर को, किसी भी शुगर को क्या कर दे रहा है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दे रहा है, किसी भी शुगर को अल्कोहल में। सर इसका क्या मतलब है कि हम हमारे पास कोई शुगर है, हम उसको उसमें अगर हम ईस्ट डाल दें तो क्या सर वो उसमें से अल्कोहल वाली स्मेल आने लगेगी? बिल्कुल, ऐसा आप घर पे भी कर सकते हो, ठीक है, बिना नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हार्मफुल होगा। तो क्या करो, ये आइए आपकी एक्टिविटी में भी दिया हुआ है कि आपको क्या करना है। देखो एक्टिविटी ऑन फर्मेंटेशन कैसे समझोगे, तो डिजोल्व शुगर इन वाटर, कुछ वाटर लो, उसमें शुगर को डिजोल्व करो और उसमें कुछ ईस्ट को ऐड कर दो। अच्छा, कीप इन 4 आवर्स इन अ वार्म रूम, मतलब वार्म थोड़ी सी गर्म जगहों पर उसको रख दो, विदाउट डिस्टर्बिंग द स्मेल ऑफ द सॉल्यूशन, सॉरी विदाउट डिस्टर्बिंग इट, मतलब उसको बिना डिस्टर्ब किए उसको 4 से 5 घंटे के लिए कहीं किसी गर्म जगह पर रख दो। द स्मेल ऑफ, जब 4 से 5 घंटे बाद जब उसको स्मेल करोगे तो वो कैसा स्मेल होगा, लाइक अल्कोहल की तरह वो स्मेल होगा।
ठीक है, ध्यान रहेगा। अच्छा, तो हमें फर्मेंटेशन समझ में आ गया कि फर्मेंटेशन बेसिकली क्या हो रहा है कि शुगर कन्वर्ट हो जा रहा है अल्कोहल में, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। देखो फर्मेंटेशन हम हर तरीके की चीज़ों के लिए करते हैं। कैसे? जैसे आप जो जूस पीते हो, फ्रूट जूस जो पीते हो ना, तो देखो कुछ एक तो हमारा शुगर होता है जिसको हम अपने शुगर केन से निकालते हैं, सभी को पता है। एक शुगर ऐसा भी होता है जो नेचुरल तरीके से मिलता है किसी भी फूड मटेरियल में, जैसे कि आलू में, किसी मीठे फल में, या कोई भी ऐसी चीज़ है उसमें शुगर नेचुरली रहता है। तो जैसे ही आप उस पर्टिकुलर किसी चीज़ को जब फर्मेंटेट कराना चाहते हो तो उसमें क्योंकि शुगर अवेलेबल है, तो वही शुगर फर्मेंटेट होकर के इसमें बदल जाता है, अल्कोहल में बदल जाता है। ठीक है। अच्छा, तो अब देखो हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर लिया कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमने यूज कैसे किया फूड के प्रोडक्शन में, तो किस किस तरीके से किया हमने देखा। ईस्ट क्या है, ईस्ट कैसे ये काम करता है, फर्मेंटेशन क्या चीज़ होती है, ठीक है, हमने एग्जांपल देखा। और हम इसको चाहो तो अपने घर पर भी एक बार बना करके देख सकते हैं कि किस तरीके से एक्चुअल में वर्क करता है। नाउ अब बात करते हैं कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो कमर्शियल का मतलब होता है कि अब हमें किसी चीज़ को खरीदना और बेचना है, ठीक है, मतलब अब हम प्रॉफिट पर्पज से, है ना, बिजनेस पर्पज से हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बिजनेस पर्पज से क्या प्रोड्यूस करोगे, अल्कोहल, बात समझ आ गई। तो यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, ये बात ध्यान रखोगे। या फिर वाइन, ये सब जो है ना, ये सब वैरायटी ऑफ अल्कोहल ही होती है। जैसे वाइन वगैरह हो गया तो ये किसी हम फ्रूट्स वगैरह से बनाते हैं। या फिर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड सभी को पता होता है, जो आप चाउमीन वगैरह में जो डाल करके खाते हो, दैट इज विनेगर, जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज वो एसिटिक एसिड है। तो ये सब सारी चीज़ें किससे बन रही हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही तो बन रही हैं। और हम इनका कमर्शियल लेवल पर हम इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट मीन्स बहुत लार्ज लेवल पर हम इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। अच्छा, और देखो और कैसे भाई। अच्छा, मार्केट में आप लोग को जूस मिलता है, जैसे वो हो गया, क्या बोलते हैं यार उसको, फ्रूटी वगैरह हो गया, या फिर और भी एपी फिज वगैरह हो गया। तो ईस्ट इज ग्रोन ऑन द नेचुरल शुगर्स। देखो नेचुरल शुगर का मतलब क्या है कि ऐसे फ्रूट्स या ऐसे कुछ सब्जियां या ऐसी कुछ चीजें जिसके अंदर ऑलरेडी नेचुरल तरीके से शुगर है, आपने उसमें शुगर नहीं मिलाया है, नेचुरल तरीके से शुगर है। तो ईस्ट क्या करेगा, उस शुगर को ब्रेक करेगा, ब्रेक करेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है ना। जैसे कहाँ कहाँ देखो ये नेचुरल शुगर पाया जाता है, बार्ले में, वीट्स में, ग्रेप्स में, क्रश्ड फ्रूट्स वगैरह में, जो फ्रूट जूस होते हैं उसमें ये सब पाया जाता है। तो इनके ऊपर ईस्ट को ग्रो करने दिया जाता है, ठीक है ना, जिससे हमारा ये सब जो प्रोडक्ट है वो तैयार होता है। उसके बाद और देखो कहाँ यूजफुल है, अगर कमर्शियल पर्पज की बात करें तो बैक्टीरिया यूजफुल इन द टोबैको, लेदर एंड जूट इंडस्ट्री। देखो बात करते हैं मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो सभी को पता है, अब एक टर्म आता है एंटीबायोटिक्स। अब ये एंटीबायोटिक्स क्या है भाई, तो देखो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग पैथोजेंस के नाम से जानते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब पैथोजेंस, मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एंटीबायोटिक्स हम बनाते हैं किसके हेल्प से, देखो यानी कि एक ऐसा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें हेल्प कर रहा है ना, और एक ऐसा ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम कर रहा है ना, दैट इज एंटीबायोटिक्स। तो ये चीज है, एग्जांपल के तौर पे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, इंपॉर्टेंट है नाम याद रखोगे, एंड इरोथ्रोमाइसिन। ये आपके 3 एग्जांपल किसके याद रखने हैं, एंटीबायोटिक्स के याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा नाम आया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929। तो ये दूसरा नाम याद आया, दूसरा नाम याद रखोगे। पहला नाम क्या था, लुइस पास्चर, जिसने फर्मेंटेशन डिस्कवर किया था। दूसरा कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया, ठीक है, पेनिसिलिन, ओके। कब, 1929 के आसपास इसने पेनिसिलिन यानी कि जो कि एंटीबायोटिक्स है इसको डिस्कवर किया। अच्छा अब देखो और क्या करता है, एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस बाय द ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सही बात है, मतलब हम लोग किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ऑल्सो मिक्स, अच्छा इसका और क्या पर्पज है, मिक्सड विद लिवस्टॉक, मतलब ये हम पशुओं के खाने में इसको मिला देते हैं। फीड टू चेक इन्फेक्शंस, कि कहीं भाई उसे अगर कोई इन्फेक्शन है या फिर अगर कुछ हो तो वो सही हो जाए। नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस, याद रखना एंटीबायोटिक्स जो हैं वो वायरसेस के थ्रू वो वायरसेस के लिए यूजफुल नहीं होते हैं। जैसे कि मान लो आपको कोल्ड हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया जिसमें आपका नाक वाक बहने लगा, तो क्या आप उसमें एंटीबायोटिक्स खाओगे, नहीं, आप उसमें एंटीबायोटिक्स नहीं खाओगे, ठीक है। उसके बाद शुड बी टेकन ओनली ऑन अ डॉक्टर एडवाइस एंड द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स मस्ट बी कंप्लीटेड। ये भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सर हमें तो हमें कुछ डिजीज़ हो गई है, ठीक है, और हमने अपने आप कुछ एंटीबायोटिक्स है, नहीं, तो आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा, डॉक्टर के एडवाइस पर ये एंटीबायोटिक्स खाने पड़ते हैं। क्लियर है बात, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद आप देखिए एक और चीज़ यहाँ से एक आता है, एंटीबायोटिक्स हमने समझ लिया कि एंटीबायोटिक्स क्या है, ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बन रहा है। अगला एक टर्म आता है एंटीबॉडीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ज़रा इसको समझो। देखो एंटीबॉडीज़ क्या है भई? तो एंटीबॉडीज़ क्या है? एक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर्स है जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है। हमारी बॉडी में क्या इम्यून सिस्टम है? इम्यून सिस्टम क्या करता है सर? इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस से बचाता है। देखो हर एक सेकेंड हमारी बॉडी में ना क्या होता है ना, बहुत सारे मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं, हार्मफुल जो होते हैं वो अटैक करते हैं हमारी बॉडी को डैमेज पहुंचाने के लिए, है ना। तो अब हमारे बॉडी का एक इम्यून सिस्टम है जो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक को इनएक्टिव कर देता है, डिसेबल कर देता है कि नहीं नहीं अभी हम जो है ताकतवर हैं, अभी हम तुमको नहीं जीतने देंगे, ठीक है। तो दैट इज एंटीबॉडीज क्या याद रखना, एक प्रोटीन है प्रोड्यूस बाय द इम्यून सिस्टम टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर बात? अब देखो वैक्सीन, अब देखो समझना कि वैक्सीन क्या होती है, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि एंटीबॉडीज क्या होती है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। अब देखो क्या होता है ना, समय के साथ साथ ये जो एंटीबॉडीज हैं ये हमारी काम करना बंद कर देती है, मतलब होती तो है, रहती तो हैं, लेकिन ये उतनी इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाती जितनी इसे करनी चाहिए। तो हमने क्या किया कि हमने एक अपनी बॉडी के अंदर वैक्सीन दे दिया। वैक्सीन दे दिया मतलब कि जो भी हमारी एंटीबॉडीज है या जो डेड हो गई है या जो कुछ वीकेंड हो गई है, कमजोर हो गई है, ये वैक्सीन उसको क्या करती है, फिर से रीएक्टिवेट कर देती है और ये वापस से हमारी फिर से वही डिजीज से फाइट करने की कैपेबिलिटी को बढ़ा देती है। बात समझ आ गई? क्लियर है? तो वैक्सीन माने क्या कि वैक्सीन कंटेन डेड और वीकेंड माइक्रोब्स दैट हेल्प द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। मतलब एक तरीके से जो वैक्सीन है ना, वैक्सीन में एक तरीके भाई वैक्सीन का मतलब क्या कि हम अपने अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ले रहे हैं, ठीक है। क्या ले रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ले रहे हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी एंटीबॉडीज को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। यानी कि एंटीबॉडीज माने क्या, जो हमें हेल्प करता है फाइट करने के लिए अब हमारे डिजीजेस से, कि हमें जल्दी जल्दी डिजीजेस ना हो, दैट इज वैक्सीन। क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं होगा ना। तो वैक्सीन क्या करता है? वैक्सीन जिसमें हमारे पास डेड या वीकेंड माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी एंटीबॉडीज को बढ़ाता है, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। प्रोवाइड ये दिया जाता है प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजीज लाइक कॉलेरा, टीबी, स्मॉल पॉक्स, पोलियो। इन सब चीजों के लिए आपने देखा होगा पोलियो, आपने भी बचपन में पोलियो का पिया होगा। ये सब तो सारी चीजें आपको टीका जो वैक्सीन जिसको बोलते हैं वो तो याद तो नहीं होगा, हाँ, लेकिन पोलियो वाला याद होगा क्योंकि अपने 5 साल तक पोलियो पिया है। अब देखो यहाँ से एक तीसरा नाम आता है, एडवर्ड जेनर। 3 नाम आ गया ना। पहला नाम क्या था जरा बताओ? लुईस पास्चर। क्या किया था? पास्चराइजेशन को डिस्कवर किया था। दूसरा नाम क्या था? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसने क्या किया था? इसने एंटीबायोटिक्स बनाई थी, ठीक है। और तीसरा नाम आया ये एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने क्या किया? पहली बार इन्होंने वैक्सीन खोज दिया। किसके लिए? स्मॉल पॉक्स, यानी कि चेचक की पहले बहुत ये गंभीर बीमारी होती थी, तो जिससे बहुत सारे लोग क्या हो जाते थे, डेड कर जाते थे। तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन उन्होंने बना ली 1789 में। तो 3 नाम याद रखोगे, फिर से बोल दे रहे हैं। पहला है आपका लुईस पास्चर, दूसरा है आपका ये कौन, क्या नाम था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिन्होंने एंटीबायोटिक्स बनाई, और तीसरे हैं हमारे ये एडवर्ड जेनर जिन्होंने वैक्सीन का फॉर्मेशन किया, ठीक है ना। अच्छा, पोलियो ड्रॉप अंडर द पल्स, बोले आपको याद होगा। तो ये सब सारी चीजें बताने के लिए कि देखो वैक्सीन एक्चुअल में होता क्या। वैक्सीन को 2 तरीके से भी आप ले सकते हो, या तो इंजेक्शन के फॉर्म में या उसको ड्रॉप के फॉर्म में पी भी सकते हो, दवा के फॉर्म में उसको पी भी सकते हो, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए और कैसे हेल्पफुल है? तो इंक्रीजिंग दी सॉइल फर्टिलिटी, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, फिर से जरा देख लेते हैं। देखो होता क्या है ना कि अब सॉइल जो फर्टिलिटी है वो 2 तरीके से होती है, बट फिलहाल अभी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो हम लोग केवल इसी को देखेंगे। हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे तब उस केस में। देखो सब बैक्टीरिया जिसको हम लोग राइजोबियम बोलते हैं, याद रखना राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये तो एल्गी ही है, नाम से ही लग रहा है, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। फिक्स करने का मतलब है कि ये इसको सॉइल में मिक्स करने का काम कराते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि देखो हमारा जो प्लांट है ना वो डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं लेता, उसे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स चाहिए होते हैं, जैसे कि नाइट्रेट चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। प्लीज रिमेंबर दिस नेम। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कौन है? जो भी हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं उनको हम लोग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर के नाम से जानते हैं।
ओके, आगे देखो राइजोबियम लिव्स इन द रूट। अब ये राइजोबियम होते कहाँ हैं? तो जो भी हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे कि पल्सेस हो गई, पीज हो गई, इन सब के रूट्स में होते हैं, ठीक है। और वो रूट से क्या होते हैं, जैसे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है रूट्स में, यानी कि प्लांट के साथ, और ये जो राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है ना, इसका प्लांट के साथ कैसा रिलेशन है? प्लांट और राइजोबियम दोनों आपस में एक तरीके से सिम्बियोटिक है ना। जैसे लाइक कहता है कि तुम मुझे खाना दो, मैं तुम्हें शेल्टर दूंगा। तो राइजोबियम इसको बदले में क्या देता है? नाइट्रोजन देता है, और बदले में जो रूट्स है वो इसको शेल्टर देता है, ठीक है। तो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से होता है ना। तो ये राइजोबियम क्या करता है? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके सॉइल में मिक्स करता है, फिर सॉइल में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर वो प्लांट का रूट उन नाइट्रेट्स को लेता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या लेता है? प्लांट का जो रूट है वो नाइट्रेट्स लेता है, ध्यान रखना, नाइट्रेट्स, नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स मैंने क्या कहा? एक कंपाउंड है। कंपाउंड मतलब जैसे मान लो एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, है ना, या फिर कुछ और भी इसके साथ आप मिल गई, तो ये जो बना इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट्स। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट। देखो अगला क्या है, अब हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे और हमें कैसे हेल्प करता है? तो क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को क्लीन रखता है। कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजेज डेड ऑर्गेनिक मैटर, सभी को पता है, इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, वो उसको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देता है। दिस रिलीजेस न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, जब ये ब्रेक करता है ना, तो इसके साथ एक न्यूट्रिएंट्स रिलीज होता है दैट कैन बी रीयूज्ड बाय प्लांट्स। जो प्लांट्स क्या कर लेता है? फिर से उसे रीयूज कर लेता है। यूज्ड इन द मेकिंग, अच्छा और कहाँ यूज करते हैं क्लीनिंग एनवायरनमेंट को? कैसे? तो यूज इन मेकिंग द कंपोस्ट। हम लोग कंपोस्ट, भाई पहला चैप्टर हम लोग ही तो पढ़े, हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं फ्रॉम द प्लांट एंड किचन वेस्ट से जो निकलता है, हम लोग उसका यूज कर सकते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए। आगे देखो बात करते हैं, अब हमारा यूजफुल बैक्टीरिया खत्म, मतलब यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म, हम लोग बात करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो देखो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो क्या होता है इसमें, हम पहले बात करेंगे ऐसे, भाई हार्मफुल के लिए, भाई कोई भी अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म अगर हमारे लिए हार्मफुल है, क्यों है? हो सकता है कि वो हमें नुकसान पहुंचाए, हमें कुछ हमारी बॉडी को डैमेज करे, हमें बीमार कर दे, हमें कुछ या फिर फसलों को नुकसान पहुंचाए, प्लांट्स को नुकसान पहुंचाए, या फिर एनिमल्स को नुकसान पहुंचाए। तो तीन तरीके से हमारे लिए जो हमारे जो 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 बैक्टीरिया है या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। ह्यूमन में ऐसे कौन कौन से डिजीज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलाते हैं? देखो पहला तो दो तरीके की बेसिकली डिजीज होती है, एक होती है कम्युनिकेबल डिजीज और एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब एक ऐसी डिजीज जो कम्युनिकेशन से फैलती है, तो कम्युनिकेशन से जो फैलती है उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? तो अब कम्युनिकेबल का मतलब क्या? जैसे कि आपने स्नीज किया, तो स्नीज किया तो बहुत सारे बैक्टीरिया चले गए दूसरे के पास, तो उसको भी स्नीजिंग आने लगी, तो दैट इज, ये क्या है? ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है। तो कैसे फैलती है? वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, फूड के थ्रू एंड फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू, ठीक है ना। अगला है एग्जांपल के तौर पे जैसे कॉलेरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये सब हमारे, इनको हम लोग नाम देते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। तो आपसे एक क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि गिव द नेम ऑफ 3 कम्युनिकेबल डिजीज, तो आप इनमें से कोई भी एक नाम बता सकते हो। अच्छा, दूसरा होता है देखो कैरियर्स। अब ये कैरियर्स क्या चीज है? कैरियर्स का मतलब कि ऐसे कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे कि हाउस फ्लाइज, मॉस्किटो, ये ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कैरियर्स। क्या कैरियर्स का मतलब समझ में आया? जैसे कि हाउस फ्लाइज क्या करती है? ये कैरी करती है, क्या कैरी करती है? पैथोजेंस को। पैथोजेंस का मतलब याद रखना, पैथोजन माने हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन मींस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम गार्बेज टू फूड। अभी मक्खी क्या क्या कर रही है? भाई मक्खी गार्बेज में बैठी, गार्बेज में आपको पता है बहुत सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मक्खी के पैरों में टच हुआ और फिर मक्खी वापस आकर के किसी फूड वाले आइटम पर बैठेगी, तो दैट इज, बात समझ में आई ना। अब देखो यहाँ से एक और चीज है, मॉस्किटो। दो तरीके की बेसिकली मॉस्किटो है, एक है आपका फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अब ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो भी एक कैरियर की तरह काम करती है। कैसे? तो इसके ट्रंक में ना एक मलेरिया, जिसकी एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से हमें मलेरिया हो जाता है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि कौन सा? प्रोटोजोआ। और कौन सा वो माइक्रो, मैंने आपको बताया भी था, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, याद रखना। तो मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ, और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो वो कौन सी मच्छर है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है। एक दूसरी फीमेल मॉस्किटो है देखो जितनी भी डिजीज फैलाने का काम करी ये फीमेल ही मॉस्किटो है। रीजन ये है ना कि जो फीमेल जो मॉस्किटो है उसको अपने
अंडे को मतलब एग को ले करने के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, याद रखना। लेकिन जो मेल मॉस्किटोज होते हैं वो इंसानी खून या किसी का भी खून नहीं चूसते। वो जैसे जो पेड़ है, प्लांट्स हैं, उनके रस को वो चूसते हैं, ठीक है ना। रीज़न ये है कि जो फीमेल मॉस्किटो हैं, क्योंकि वो एग ले करती हैं, अंडे ले करती हैं, तो एग ले करने के लिए उनको ब्लड की ज़रूरत होती है, ये ऐसा कुछ, ठीक है, देखा था। अच्छा, तो फीमेल एडीज मॉस्किटो, नाम याद रखोगे, एडीज मॉस्किटो, ये क्या करती है, ये डेंगू वायरस को फैलाने का काम करती है, जो कि एक वायरल, डेंगू क्या एक वायरल डिजीज है, मतलब वायरस के थ्रू होता है। अच्छा, द डिजीज स्प्रेड बाय दीज कैरियर्स आर ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर बोर्न डिजीज, मतलब इनका एक और नाम दिया गया, यानी कि जो कैरियर्स के थ्रू जो डिजीज जो फैलाने का काम करे, उस डिजीज को हम लोग बोलेंगे वेक्टर बोर्न डिजीज। बताओ, कोई कंफ्यूजन है, यहाँ तक नहीं होना चाहिए, नाम याद रखने हैं, साइंस में ऐसे ही होता है। देखो साइंस में ना क्वेश्चन फिक्स होते हैं, ये हिस्ट्री की तरह नहीं है कि पढ़ा कुछ और दे दिया कुछ और, नहीं, साइंस यही है, यही पढ़ोगे यही आएगा, श्योर कर लो, मेरे से गारंटी ले लो, यही पढ़ेंगे तो यही आएगा, आना है, ठीक है ना, बस आपको नाम पता होने चाहिए। अच्छा, अब देखो भाई प्रिवेंशन कैसे करें, तो अब अगर हमारे पास अगर इन सब कम्युनिकेबल डिजीज है तो हम कैसे प्रिवेंशन करेंगे, तो देखो यूज मॉस्किटो नेट्स का यूज करेंगे, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स यूज करेंगे, प्रिवेंट वाटर स्टैगेशंस, मतलब वाटर का हम जमाव नहीं होने देंगे, वाटर को हम एक जगह कलेक्ट नहीं होने देंगे, स्टॉप मॉस्किटो ब्रीडिंग, और हम कोशिश करेंगे कि जो मॉस्किटो है वो ब्रीडिंग ना कर पाए, ठीक है। अब देखो डिजीज इन प्लांट्स, कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं, सॉरी, कौन कौन से ऐसी डिजीजेज हैं जो प्लांट्स में होती हैं, तो नाम याद रखना, सिट्रस कैंकर, नाम से ही लग रहा है सिट्रस का मतलब ये खट्टे फलों में, जैसे जो ऑरेंजेस वगैरह होता है उनमें आ जाता है। तो कौन किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से सिट्रस कैंकर होता है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। क्या है उसका ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मतलब कि कैसे होता है, तो वो होता है एयर के थ्रू, ज्यादातर देखो एयर के थ्रू ही फैलेगा, ठीक है। एप्पल स्कैब ये होती है फंगी के थ्रू, ये भी एयर के थ्रू फैलता है। रस्ट ऑफ वीट ये फंगी के थ्रू होती है और ये भी एयर के थ्रू। अच्छा देखो, एक है रस्ट ऑफ वीट, एक है ब्लास्ट ऑफ वीट, ठीक है, मतलब वही पैडी के क्रॉप में हो जाती है, और वीट के क्रॉप में रस्ट ऑफ वीट, और पैडी के क्रॉप में ब्लास्ट होता है। अभी ये ब्लास्ट और रस्ट क्या है, देखो रस्ट का मतलब होता है कि जो जनरली जो वीट के जो पत्ते हैं वो उनका कलर फेड होने लगता है, और ब्लास्ट में जो ग्रेन होते हैं वो खराब होने लगता है। एक एग्जांपल के थ्रू शायद आपको अच्छे समझ में आए, जरा समझना। ये देखो, ये जो रेड रेड कलर की जो आपको पत्तियां दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना, ये रस्ट है, ये क्या है, ये वीट में क्या लग गई है, रस्ट लग गई है। और यहाँ देखो इसके पूरे के पूरे दाने ही क्या हो गए, खराब हो गए, ये दिख रहा है पूरा, ये पूरा दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये चीज़, तो इसके बोलेंगे ब्लास्ट, और ये जो चीज़ आपको दिख रही है रेड रेड कलर की, इसे बोलेंगे रस्ट। आई होप ये बात क्लियर होगी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद येलो वेन मोसैक, मतलब भिंडी में, ठीक है ना, येलो वेन नहीं, पत्तियां जो हैं वो, ये तो अलग है, वो ओकरा अलग चीज़ है, ठीक है। पत्तियां जो है वो येलो वेन मतलब पीली हो जाती हैं, तो वो हमारा होता है वायरस की वजह से, ये सब नाम याद रखोगे। और ये फैलाता कौन है, इंसेक्ट फैलाता है, वायरस कौन फैलाएगा, इंसेक्ट फैलाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज की देख लेते हैं कि ह्यूमन में कौन कौन से डिजीजेज हैं, और उनका हम लोग वो हमारे पास कैसे आता है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से होता है। तो टीबी है, सभी को पता है, बैक्टीरिया, कैसे, एयर, किसी ने खांसा, ठीक है, खांसी किया तो उसके थ्रू वो हो गया, ठीक है। तो इसके प्रिवेंशन से क्या है कि अपने आप को आइसोलेट कर लो, ठीक है ना, या जो पेशेंट है उससे उससे उसको आइसोलेट कर दो, अपने आप को आइसोलेट कर दो, या फिर एक वैक्सीन आती है, ठीक है, तो वो हम लगवा ले। मीजल्स, मीजल्स मैंने बताया था कि जो होता है ना, जैसे रैशेज वगैरह जो आ जाते हैं, ठीक है, तो ये एक वायरल डिजीज है और ये एयर के थ्रू फैलता है। चिकन पॉक्स ये भी एक वायरल डिजीज है, एयर के थ्रू फैलता है और इसका भी वैक्सीनेशन होता है, कैसे बचा जा सकता है, ये वो चीज़ है। पोलियो ये भी एक वायरल डिजीज है, एयर और वाटर के थ्रू फैलता है, वैक्सीन के थ्रू हम बच सकते हैं। कॉलेरा, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज है, वाटर और फूड के थ्रू होता है, ठीक है। बॉइल्ड वाटर और हाइजीन, मतलब गंदी वगैरह चीज़ों को खाना नहीं है। टाइफाइड ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, वाटर के थ्रू होता है, बॉइल्ड वाटर को पियो इसमें। हेपेटाइटिस ए ये भी एक वायरल डिजीज़ है, वाटर के थ्रू होता है, वैक्सीनेशन इसका इलाज है। मलेरिया ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, मलेरिया मैंने क्या कहा, उसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो फीमेल के ट्रंक में होता है, फीमेल मॉस्किटो के ट्रंक में होता है, तो इसको कौन ले जाने का काम करता है, मॉस्किटो, उसके ट्रंक में होता है, जैसे वो किसी को काटती है और वो उसमें प्लाज्मोडियम एंटर कर जाता है। तो उसके लिए हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, नेट्स का यूज़ कर सकते हैं और मॉस्किटो को मारने की जो हम दवा वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिजीजेज इन एनिमल देख लेते हैं कि एनिमल में कौन कौन सी डिजीजेज हैं। देखो
तो कॉज्ड बाई कंजम्पशन ऑफ एक मिनट सॉरी एंथ्रैक्स, ये नाम याद रखोगे। एंथ्रैक्स कॉज्ड बाई बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। फूड एंड माउथ डिजीज, वायरल डिजीज है, बस ये नाम याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं याद रखना है। फूड पॉइजनिंग, व्हाट इज द मीनिंग, अब देखो यहाँ से एक नया टॉपिक आ गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फूड पॉइजनिंग। अब ये फूड पॉइजनिंग क्या होता है, फूड पॉइजनिंग, तो फूड पॉइजनिंग का मतलब देखो क्या होता है ना, कभी कभी फूड में से बैड स्मेल आने लगती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्पॉइलिंग ऑफ फूड, दैट इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। या फिर मान लो आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद आपको बहुत सारी वोमिटिंग होने लगी, तो किसकी वजह से हुआ, बहुत सारे चांसेस है कि आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, ठीक है। तो कॉज्ड बाई कंजम्पशंस ऑफ फूड, है ना, आपने एक ऐसा फूड कंज्यूम कर लिया है, स्पॉइल्ड हो गया है, जो कि खराब हो चुका था, बाई माइक्रोब्स के थ्रू दैट प्रोड्यूस टॉक्सिन्स। तो फूड से क्या निकलता है, वो माइक्रोब्स क्या प्रोड्यूस करने लगते हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने लगते हैं, ठीक है। तो आपने उसको खा लिया, तो दैट इज आपको क्या हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया। सो व्हाट इज फूड पॉइजनिंग, क्या लिखोगे, ठीक है। तो बाय ईटिंग टॉक्सिक, यहाँ पे सच फूड्स की जगह क्या लिख सकते हो, बाय ईटिंग टॉक्सिक फूड पर्सन सफर फ्रॉम सीवर, वोमिटिंग एंड डायरिया, दिस इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग, ठीक है। सीधा सा डेफिनेशन, सीधा डेफिनेशन, बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट डेफिनेशन नहीं है। आगे है अब देखो क्या क्या कुछ ऐसे आपको नाम याद रखने हैं, जैसे कि इस स्टैफिलोकोकस, ये नाम याद रखोगे, ठीक है। स्टैफिलोकोकस, ऐसा लग रहा है हम लोग सिर्फ डॉक्टर बनने वाले हैं, ठीक है। सैल्मोनेला, ओके, सैल्मोनेला एंड एक और है क्लोस्ट्रीडम बोट्यूलिनम, बड़ा अजीब नाम है, ठीक है। तो क्लोस्ट्रीडम एंड बोट्यूलिनम, ये सब हमारे जो हैं कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, ये लीड्स टू सीरियस इलनेस, ये सीरियस इलनेस क्रिएट कर देते हैं, और ऐसा कभी कभी भी होता है कि कभी कभी इनकी वजह से डेथ भी हो जाती है, बहुत खतरनाक बीमारी, मतलब ये खतरनाक चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब भाई देखो फूड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फूड पॉइजनिंग से बचने का तरीका भी तो होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे तो फूड को वेस्ट होने नहीं दे सकते। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम फूड पॉइजनिंग से कैसे कैसे बच सकते हैं, मतलब हमारा फूड खराब ना हो, उसको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है, सेफ रखना। हम फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, फूड को कैसे सेफ रख सकते हैं। तो एक दो एग्जांपल तो आप ही दे सकते हो कि सर ऐसा है, हमने देखा है कि घरों में फूड को फ्रिज में रख दिया जाता है, ठीक है ना। सर हमने देखा है कि जब अचार वगैरह लगते हैं तो उसमें तेल और नमक वगैरह डालते हैं, जिससे फूड प्रिजर्व हो जाता है। सर ऐसा है कि हमें जब फूड को प्रिजर्व करना होता है तो हम किसी टाइट कंटेनर में, सील्ड पैक कंटेनर में रख देते हैं ना। तो ये सब सारी वही बातें हैं। तो फूड को प्रिजर्व कैसे करेंगे, जरा ध्यान समझो। तो पहला हमारे पास है केमिकल मेथड, ठीक है। केमिकल मेथड में क्या करते हैं, हम लोग सॉल्ट या फिर एडिबल ऑयल का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। केमिकल मेथड, एक मिनट, इस केमिकल मेथड को भी रहने दो, ये केमिकल मेथड हमने लास्ट में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है बाई केमिकल प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो इस चीज़ को भी रहने देना, ठीक है। ठीक है, इसे अभी रहने देना, ओके। तो ध्यान से देखना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट। यहाँ से पहले समझो, सॉल्ट के थ्रू हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं भाई। सॉल्ट के थ्रू जैसे कि मीट है, फिश है, आंवला है, रॉ मैंगोज है, टैमरिंड है, पिकल्स है, इन सब में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट को डाल देते हैं, जिससे हमारा जो पर्टिकुलर जो आइटम है फूड का वो प्रिजर्व हो जाता है, सेफ हो जाता है। दूसरा है प्रिवेंशन बाय शुगर। तो शुगर बहुत ज़्यादा प्रिजर्व तो नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन जो खराब होने की रेट है ना वो थोड़ी स्लो कर सकता है। मतलब फूड बहुत ज़्यादा टाइम लेगा खराब होने में। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे रसगुल्ले हैं, तो क्या वो जल्दी खराब होते हैं, नहीं होते, ठीक है। खराब होने से पहले वो पेट में चले जाते हैं। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि शुगर क्या करता है, थोड़ा सा समय बढ़ा देता है, ठीक है ना, फूड को खराब जल्दी होने नहीं देता। तो हम शुगर का यूज करके हम क्या करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। ये वाला वर्ड याद रखोगे, स्लो डाउन दी बैक्टीरियल ग्रोथ इन जैम्स या फिर कोई भी जो मीठी चीज़ है उसमें। अगला है प्रिवेंशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल एंड विनेगर के थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करते हैं। जैसे पिकल्स हम लोग जब बनाते हैं, अचार बनाते हैं, तो देखते हो उसमें मम्मी खूब ढेर सारा तेल डाल देती है, जिससे कि वो अचार प्रिजर्व रहे, 1 साल तक उसको आराम से रखो, ठीक है। अच्छा, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, मीट है, फिश है, इसको भी हम लोग ऑयल एंड विनेगर के थ्रू प्रिजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अगला है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। सर
हीट से कैसे, बिल्कुल जैसे आप मिल्क लेते हो, मिल्क वाला जब मिल्क देकर के जब चला जाता है तो आप उस मिल्क को क्या करते हो, गर्म करते हो। तो बॉइलिंग मिल्क किल माइक्रोब्स, अगर आप गर्म नहीं करोगे तो मिल्क खराब हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, फूड ऑल्सो केप्ट इन रेफ्रिजरेटर एज माइक्रोब्स कैन नॉट थ्राइव। ऑब्वियस सी बात है, मान लो कुछ अमाउंट ऑफ खाना बच जाता है तो हम उसे कहाँ रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, जिससे कि हमारा फूड कुछ समय तक प्रिजर्व हो सकता है। हमेशा के लिए प्रिजर्व नहीं हो सकता, ध्यान रखना, ठीक है, कुछ समय के लिए प्रिजर्व होता है। अच्छा, अब यहां से देखो एक हमारा टर्म आता है पास्चुराइजेशन, ठीक है। अब ये क्या चीज है, पास्चुराइजेशन माने क्या, तो देखो क्या है, इट इज अ टेक्निक ऑफ प्रिजर्विंग मिल्क। क्या है पास्चुराइजेशन, एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग मिल्क को प्रिजर्व करते हैं, सेफ करते हैं। कैसे, आपने देखा होगा पैकेट वाले दूध, आपने देखे होंगे पैकेट वाले दूध, देखिए ना, तो पैकेट वाले दूध को आप मतलब बिना गर्म किए भी क्या कर सकते हो, पी सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। देखो होता क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास्चराइजेशन, ध्यान से सुनना। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 71.7 डिग्री सेल्सियस पर, कितने मिनट के लिए, 15 से 25 मिनट के लिए, बस याद रखना 15 से 25 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। 15 से 25 मिनट के तक उसको क्या करो, उस मिल्क को गर्म करो, देन अचानक से कूल कर दो, ठंडा कर दो, स्टोर कर दो, उस ठंडे जगह पर स्टोर करके रख दो, फ्रिज में स्टोर करके रख दो गर्म करने के बाद। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पास्चराइजेशन, ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। तो पास्चराइजेशन समझ में आया क्या चीज है। दिस प्रोसेस किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द मिल्क, इससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मिल्क में किल्ड हो जाते हैं। पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी डायरेक्टली कंज्यूम्ड, हम इसे डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट बॉइलिंग, ध्यान रखना। डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर, कौन डिस्कवर किया था, लुइस पास्चर डिस्कवर किया था। क्लियर है, ठीक है। आगे देखो, अगला है और कैसे हम लोग कर सकते हैं, स्टोरेज एंड पैकिंग। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने फूड को किसी बढ़िया जगह स्टोर करके रखते हैं, मतलब कि उसमें हवा ना जाए वगैरह समथिंग। जैसे नमकीन वगैरह आपने देखा होगा कि उसको बढ़िया सील टाइट, मतलब उसमें कंटेनर में हम उसको है ना रख देते हैं। तो वैक्यूम, जिसको हम लोग पैकेजिंग के नाम से जानते हैं, मतलब उसमें खाली जगह, कोई भी हवा वगैरह ना हो। तो ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह को हम लोग ऐसे स्टोर कर देते हैं एयर टाइट पैक्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं, टू अवॉइड द माइक्रोबियल अटैक। अगला है बाय यूजिंग केमिकल, हाँ ये देखो ये है हमारा केमिकल प्रिजर्वेशन। तो केमिकल प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि सब्सटेंस विच है, देखो सबसे पहले हमें समझना होता है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्व, ये हम लोग जो भी चीजें पढ़, जैसे हमारा सॉल्ट क्या एक प्रिजर्वेटिव है, ऑयल क्या एक प्रिजर्वेटिव है, शुगर क्या एक प्रिजर्वेटिव। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिजर्वेटिव, सब्सटेंस विच हेल्प टू प्रिजर्व फूड और एनी आइटम आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। डेफिनेशन, ठीक है। अब अगर बोलेगा कि राइट द नेम ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव, तो आपको बताना पड़ेगा सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड, ये आपके दो नाम याद रखने हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव के। और मान लो बोल दिया कि नहीं चलो एक कॉमन प्रिजर्वेटिव का नाम बता दो, तो कॉमन सॉल्ट, ऑयल, शुगर, विनेगर, ये सब क्या है, ये सब हमारे कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं। और अगर केमिकल प्रिजर्वेटिव बोल दिया तो आपको इसका नाम बताना पड़ेगा, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल, ये लास्ट टॉपिक है, ओके। देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन, सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन समझ लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो देखो होता क्या है ना कि हमारा जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है वो सॉइल में मिक्स हो जाता है, किसके थ्रू, तो कुछ बैक्टीरिया हैं हमने जो कि पढ़ा उसके थ्रू भी। और मैंने कहा कि बैक्टीरिया के अलावा एक और चीज होती है ना, और वो क्या चीज है कि देखो द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजनस कंपाउंड, इट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। यानी कि हमारा सीधा सा काम है, नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो मिक्स हो जाए, कहाँ हो जाए, सॉइल में, और सॉइल में मिक्स होकर के वो यूजफुल कंपाउंड बना करके प्लांट उसको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस कहलाया वो क्या कहलाया, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओके। अब ये काम करेगा कौन, तो ये काम दो लोग करेंगे, एक तो हमारा करेगा बैक्टीरिया और एक ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब जो लिविंग थिंग्स है, एक तो ये चीज कर रही हैं, है ना, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरा जो काम है वो करेगा लाइटनिंग के थ्रू, यानी कि जो बिजली आसमान में जो चमकती है तो उसके थ्रू भी नाइट्रोजन, बहुत सारी नाइट्रोजन वाटर के साथ मिक्स होकर के सॉइल में मिलती है, ठीक है। तो दो चीजें समझ में आई, ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरीके से होगा, एक तो होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी दो नाम याद रखोगे, एक है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में भी कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया, और एल्गी में ब्लू ग्रीन एल्गी,
ठीक है। अच्छा, प्लांट एब्जॉर्ब दीज कंपाउंड, याद रखना मैंने फिर से बोला, प्लांट एब्जॉर्ब दीज कंपाउंड, वो पहले कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है ना, याद रखना नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं जैसे कि नाइट्रेट, तो प्लांट एब्जॉर्ब दीज कंपाउंड, वो इसी कंपाउंड को एब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम द सॉइल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, भाई अपनी प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, यानी कि अपना फूड वगैरह बनाने के लिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ऑल्सो डन बाय द लाइटनिंग, ठीक है। कैसे होता है, तो देखो जब लाइटनिंग होती है, यानी कि जब आसमान में जब बिजली चमकती है, तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में मिलती हैं और मिक्स होकर के क्या होती हैं, वो नाइट्रिक एसिड बना लेती हैं। ध्यान से सुनना, यानी कि एटमॉस्फेयर में जब बिजली चमकी तो नाइट्रोजन जो गैस है और जो ऑक्सीजन गैस है, पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में तो बहुत ज्यादा गैसेस हैं, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, तो दोनों मिक्स हुई और मिक्स होकर के क्या बन गई, नाइट्रिक एसिड बन गई। अब ये नाइट्रिक एसिड बारिश के साथ वॉश्ड होगी और सॉइल में मिल जाएगी, रिएक्ट विद दी सॉइल, और ये सॉइल से रिएक्ट करके नाइट्रेट्स बना लेती है। और याद रखना प्लांट को यही चाहिए, प्लांट्स को क्या चाहिए, नाइट्रेट्स चाहिए। प्लांट को कहा कि लो प्लांट्स नाइट्रोजन खाओ, प्लांट्स ने कहा कि नहीं मेरे को नाइट्रोजन नहीं चाहिए, मेरे को नाइट्रेट्स चाहिए, ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा आगे बढ़ते हैं, लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नाइट्रोजन साइकिल। ध्यान समझना, बहुत ईजी है, समझा देंगे ईजिली, स्टेप बाय स्टेप जितनी बातें बताएंगे उतनी बातों को ध्यान से सुनना और कोशिश करना इनको लिखने की भी। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल। बहुत ही सीधा सा डेफिनेशन, सीधा एकदम सीधा सा सिंपल सा डेफिनेशन क्या है, ये सिंपल सी डेफिनेशन क्या चीज है, कहता है नाइट्रोजन, देखो साइकिल का मतलब क्या चीज होता है कि कोई बार बार एक ही चीज क्या करे, एक लूप में घूमता रहे। जैसे देखो घड़ी की सुई है, तो घड़ी की सुई में क्या होती है, पहले 12 1 2 3 4 इस तरीके से, फिर से 12, फिर से 1 2 3 इस तरीके से, है ना। तो नाइट्रोजन भी यही काम करेगा। नाइट्रोजन क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से फिर से वापस उसी जगह पर, है ना। तो बार बार वो क्या करेगा, घूमेगा एक फिक्स पाथ में, एक फिक्स लूप में, एक फिक्स साइकिल में घूमेगा। तो इसी साइकिल को हम लोग नाइट्रोजन साइकिल बोल देते हैं। एक्चुअली में आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, तो ध्यान से सुनना, द सर्कुलेशन, क्या होगा भाई, सर्कुलेशन होगा किसका, नाइट्रोजन एलिमेंट का होगा। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग नाइट्रोजन साइकिल की बात कर रहे हैं, तो सर्कुलेशन होगा नाइट्रोजन एलिमेंट का। किसके थ्रू, दो चीजें इसको मूव करा सकते हैं, एक तो लिविंग थिंग्स में जैसे कि हमारे क्या हो गए, प्लांट्स के थ्रू, ठीक है, एंड एनिमल्स के थ्रू नाइट्रोजन एब्जॉर्ब किए जाएंगे। और दूसरा जो है वो नॉन लिविंग थिंग, जैसे कि इन्वायरमेंट के थ्रू, है ना। जैसे कि इन्वायरमेंट में क्या 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 आ जाता है, सॉइल है, एयर है, वाटर है, तो इन सब के थ्रू वो क्या करेंगे, मूव कराए जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। एक बार जरा फिर से पढ़ो, वीडियो को पॉज करके एक बार जरा फिर से पढ़ो, पढ़ लिया, जरा ध्यान से सुनो। कहता है द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट through living things, that is plant and animals, and non-living things, that is soil, water and soil, air and water, is called नाइट्रोजन साइकिल। यानी कि सर्कुलेशन जो है ना नाइट्रोजन का, सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। अगर सीधा सा डेफिनेशन देना चाहे तो, लेकिन ये वाला डेफिनेशन मत लिख देना, बहुत छोटा है, ठीक है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सर्कुलेशन किसके थ्रू, दो चीजों के थ्रू, लिविंग थिंग्स के थ्रू एंड नॉन लिविंग थिंग्स के थ्रू, इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। अब ध्यान से समझना, ये वाला जो आपका फिगर है, इस फिगर को अगर आप ध्यान से समझ लो तो शायद आपको नाइट्रोजन साइकिल में फिर कोई कंफ्यूजन ना हो और आपको आप इसे इजीली बना भी सकते हो। समझो जरा कैसे। सबसे पहले हमें साइकिल किसका बनाना है, नाइट्रोजन का। तो हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन साइकिल है, ये देखो नाइट्रोजन, सॉरी, हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन है। और कौन सा नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है। सभी को पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन है, 78% के आसपास, ठीक है। तो ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। अब क्या हुआ, कुछ बैक्टीरिया थे, याद आया कुछ बैक्टीरिया थे। पहला, अब देखो साइकिल स्टार्ट हुआ, कुछ बैक्टीरिया थे जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम लोग एक और ये हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया और हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी, इन्होंने इसको अपनी तरफ खींचा, किसको, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। और कौन खींचेगा, याद करो, लाइटनिंग, जो बिजली जो चमकती है ना, लाइटनिंग जिसे हम लोग बोल रहे हैं, तो ये इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जमीन में खींच लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये जब जमीन में खींच लिए तो जमीन इसको क्या कर दिया, कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि क्या बना दिया, नाइट्रेट्स बना दिया। क्या बना दिया, सॉइल से के साथ नाइट्रोजन मिक्स होकर क्या बन गया, एक तरीके से समझ लो ये नाइट्रेट्स बन गया। एक मिनट, ये क्या बन गया, ये नाइट्रेट्स बन गया। अब ये जो नाइट्रेट्स बना है, अब इस नाइट्रेट को जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट का जो रूट है वो एब्जॉर्ब करेगा। कौन एब्जॉर्ब करेगा भाई, प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। अब प्लांट को खा लिया गया,
हो सकता है कि प्लांट डेड हो जाए या हो सकता है कि प्लांट को खा लिया जाए। तो चलो मान लो हो सकता है कि प्लांट को अगर किसी एनिमल ने खा लिया एज अ फूड की तरह, ठीक है, तो अब वो उसका नाइट्रोजन उस एनिमल में चला गया कि नहीं चला गया, बोलो भाई, ऑब्वियस सी बात है, नाइट्रोजन कहाँ चला गया, एनिमल में चला गया। अब देखो, या हो सकता है कि चलो प्लांट को किसी ने नहीं खाया, वो उसका एक समय था डिके हुआ, डिके होकर के वो खत्म हो गया, जमीन में मिल गया। अब देखो दोनों चीजें, अगर प्लांट को एनिमल ने खा लिया तो उस एनिमल के पास क्या है, नाइट्रोजन चला गया। जब वो एनिमल मरेगा और जब वो मर करके डिके होगा, ठीक है, या फिर मान लो मरा नहीं, और क्या सर, इतनी जल्दी तो सर मरेगा नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, वो एक्सक्रीशन तो करेगा, है ना, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है अपनी बॉडी से वो रिमूव तो करेगा, दैट इज एक्सक्रीशन करेगा। तो एक्सक्रीशन में जो अमोनिया सॉरी जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया के फॉर्म में वो फिर से निकल जाएगा, ठीक है। तो या तो प्लांट डेथ हो जाए, डिके हो जाए, या उसका एक्सक्रीशन हो जाए, तो फिर या फिर प्लांट को कोई एनिमल खा ले और एनिमल का क्या हो जाए, डिके हो जाए, या जो एनिमल है वो एक्सक्रीट कर दे वेस्ट मटेरियल को। तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, जो नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ द डेड प्लांट या एनिमल से आई हैं वो एक्सक्रीट, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन फिर से वापस मिल रहा है। अब वापस ये जो नाइट्रोजन है इस, जैसे मान लो कि एक एनिमल अगर डेड हो गया, यहाँ पर एक एनिमल डेड हो गया, तो उस डेड एनिमल को कौन ब्रेक करेगा, बैक्टीरिया, फंगस, उसको फिर से ब्रेक करेंगे, और जो भी उसका नाइट्रोजन होगा वो वापस फिर से सॉइल में मिक्स होकर के फिर से कंपाउंड बनेगा, फिर से ये चीज़ें होंगी। एक तो ये हुआ, यानी कि ये प्रोसेस बार बार ऐसे चलेगा, हो सकता है कि इसका कुछ पार्ट और क्या हो जाए, देखो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल जब ये बना तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया डिकम्पोजेज सम कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन गैसेस। देखो जहाँ पर नाइट्रोजन के कंपाउंड बन रहे हैं, वापस ये साइकिल चलता रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होंगे जो इस नाइट्रोजन को डीनाइट्रीफाइंग कर देंगे। डीनाइट्रीफाइंग का मतलब कि जो नाइट्रोजन का कंपाउंड है, नाइट्रोजन के कंपाउंड से नाइट्रोजन को अलग कर दिया जाएगा। तो अगर नाइट्रोजन को अगर अलग कर दिया जा रहा है तो वो नाइट्रोजन फिर से कहाँ चलाएगा, वापस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। दैट मीन्स, ध्यान से सुनना, डीनाइट्रीफाइंग का मतलब, फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, डीनाइट्रीफाइंग का मतलब होता है कि जो हमारे ये जो नाइट्रेट्स जो अभी बना था इसको फिर से ब्रेक करना। तो ब्रेक करेंगे तो नाइट्रोजन अलग निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस अलग निकल जाएगी, कोई कंपाउंड और अलग निकल जाएगा। तो जो नाइट्रोजन गैस है वो वापस चला गया कहाँ, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया डिकम्पोजेस सम कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन गैस, और जैसे ही नाइट्रोजन गैस बना तो वो नाइट्रोजन गैस फिर से कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फिर से यही प्रोसेस होगा। आई होप कि ये नाइट्रोजन साइकिल आपको अच्छे से समझ में आया, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, और अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करके बताओ। फिर से बोल दे रहे हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, उसको हमारे बैक्टीरिया यानी कि राइजोबियम ने, उसको हमारे एल्गी यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी ने ब्रेक किया और मतलब ज़मीन में मिलाया। और कौन हेल्प किया, जो लाइटनिंग होती है यानी कि जब बिजली जब चमकती है तो उससे हमारा जो नाइट्रोजन है वो सॉइल में मिक्स हो गया। अब सॉइल में मिक्स हो गया तो ये सॉइल में जो जब ये नाइट्रेट्स बना लिया और नाइट्रेट्स को प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया। प्लांट दो तरीके से हो सकता है, या तो प्लांट खुद मर जाए, डेड हो जाए, और प्लांट को एनिमल खा ले। अगर प्लांट खुद अगर मर गया तो उसका जो भी वेस्ट है, ठीक है, वो मिल जाएगा वापस किसमें, मिट्टी में। या फिर मान लो अगर किसी प्लांट को एनिमल ने खा लिया तो अब एनिमल की भी दो कंडीशन है, या तो एनिमल डेड हो जाएगा या फिर एनिमल एक्सक्रीशन करेगा। एक्सक्रीशन का मतलब जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकालेगा। तो जब एक्सक्रीशन जब निकालेगा तो वो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस को भी बाहर निकाल देगा। फिर से वापस नाइट्रोजन सब्सटेंस को बाहर निकाला और फिर से वापस उसको बैक्टीरिया डिकम्पोज करके किसमें मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। यहाँ से एक और काम होगा, फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ से एक और काम हो सकता है कि जो भी नाइट्रेट्स बन रहा था उसका कुछ पार्ट, कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। मतलब क्या, उसको हमने बोल दिया डीनाइट्रीफाइंग, हमने टर्म दे दिया। डीनाइट्रीफाइंग का मतलब कि नाइट्रेट्स को वापस नाइट्रोजन गैस में बदल देना। वापस जब वो वापस गैस में बदली तो फिर से नाइट्रोजन, वो जो गैस है वो एटमॉस्फेयर में चला गया। आई होप कि ये बात आपको क्लियर है, बहुत ईजी है ये, ठीक है। फिर भी अगर स्टिल आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताओ। पढ़ाई करते रहो, ये पूरी चीज़ अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो है कुछ बेसिक से क्वेश्चंस और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला करके आपको दे दिया जाएगा, लगा लेना है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।